हेलो लर्नर्स, मैं युवराज सिंह पाल एसआरजी फॉर खवाद। मैं आपको देने जा रहा हूं सीटेट पेडागोजी का सेकंड चैप्टर और सेकंड टॉपिक। और ये सेकंड टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग मींस कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से सिद्धांत टीचर को अपने माइंड में रखने चाहिए जब टीचर क्लास टीचिंग कर रहा हो। क्लास टीचिंग के दौरान कुछ चीजें हैं जो अगर टीचर ध्यान में रखता है तो निश्चित तौर से टीचिंग बहुत ही सक्सेसफुल होगी। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स दैट आर नेसेसरी फॉर क्लास टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो आज आते हैं हम यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पर। हम समझ लेते हैं कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का अर्थ ये है कि जब भी कोई टीचर क्लास टीचिंग कर रहा है तो लैंग्वेज टीचिंग करते समय बच्चों को सबसे पहले मोटिवेट करना बहुत आवश्यक है। मोटिवेट कई तरीकों से किया जा सकता है। मोटिवेट किया जा सकता है बच्चों को एक सुंदर सी स्टोरी सुना करके, मोटिवेट किया जा सकता है बच्चों को एप्रिशिएट करके। बच्चे जब बोल रहे हो तो उनका जो बोलना या उनका जो आंसर देना है उस पर टीचर बच्चों को अप्रिशिएट कर सकता है। तो इस तरीके से वॉट एवर मेथड द टीचर कैन एम्प्लॉय टू मोटिवेट द चिल्ड्रन। तो ये जो मोटिवेट करने का जो भी तरीका है बच्चों के लिए, वो बच्चों को टीचिंग करने के लिए बहुत अच्छा लाभदायक होगा, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो टीचर्स जब भी क्लास टीचिंग करें तो इस प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का जरूर उपयोग करें। अगले प्रिंसिपल पर हम आ जाते हैं। तो दूसरा प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड पर्पस। प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड पर्पस अर्थात लैंग्वेज इज नीड बेस्ड। लैंग्वेज नीड बेस्ड है अर्थात जब लैंग्वेज की आवश्यकता होती है तभी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तभी लैंग्वेज प्रयोग की जाती है। तो जब लैंग्वेज टीचिंग कर रहा हो टीचर तो उस समय ये विशेष ध्यान रखना है कि जो कुछ भी पढ़ा रहा है उसे बच्चों की नीड बनाया जाए और जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो पर्पसफुल होना चाहिए। जब तक उसमें बच्चों की नीड नहीं है, जब तक जो चीज पढ़ाई जा रही है वो पर्पसफुल नहीं है, तब तक बच्चे उसको न तो पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे और न ही बच्चे उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड पर्पस। आ जाते हैं अगले प्रिंसिपल पर। और ये अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। और ये प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन जो है वो बिहेवियरिस्ट व्यू भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को अगर इस तरीके की हैबिट डलवाई जाती है कि जब भी वो लैंग्वेज का यूज करें तो लैंग्वेज का यूज करेक्ट वे में करें, लैंग्वेज के उनके प्रोनाउंसिएशन सही हो, लैंग्वेज का उनका फ्लो सही हो, ये चीज टीचर को ध्यान रखना पड़ेगा। टीचर को स्टूडेंट्स की हैबिट फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। लैंग्वेज लर्निंग में जिन एलिमेंट्स को, जिन चीजों को वो पढ़ा रहा है, उदाहरण के लिए टीचर स्टूडेंट्स को बहुत सारी ड्रिल दे सकता है, एक्सरसाइज दे सकता है, ऐसी चीजें दे सकता है, प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत सारा मटेरियल दे सकता है जिससे कि बच्चों की हैबिट फॉर्मेशन हो। हैबिट फॉर्मेशन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की, हैबिट फॉर्मेशन राइट स्ट्रक्चर की, हैबिट फॉर्मेशन करेक्ट वर्ड चॉइस की। तो ये जो हैबिट फॉर्मेशन का प्रिंसिपल है ये लैंग्वेज टीचिंग में बहुत अधिक यूजफुल रहेगा। अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन अर्थात इमिटेट करना, अनुकरण करना, नकल करना, ये बच्चों की हैबिट होती है, बच्चों की आदत होती है और बच्चे सबसे ज्यादा इमिटेट करते हैं अपने टीचर को। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर किसी टीचर का रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, सर्टेनली द चिल्ड्रन विल मेक द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। And if any teacher makes accurate pronunciation, certainly the children will make the correct pronunciations, accurate pronunciations. तो यहाँ पर बच्चे टीचर को इमिटेट करते हैं, बच्चे अपने पेयर लर्नर्स को भी इमिटेट करते हैं। उनके सहपाठी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो उसको भी इमिटेट करते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन है इसमें टीचर को ध्यान रखने की बात है वो ये है कि जो कुछ भी वो बच्चों को टीचिंग दे रहा है, whether he is making pronunciation, whether he is framing sentence, जो कुछ भी कर रहा है वो करेक्ट वे में होना चाहिए। टीचर जहां पर रॉन्ग वे में करेगा बच्चे रॉन्ग वे में इमिटेट करेंगे, टीचर करेक्ट वे में करेगा बच्चे करेक्ट वे में इमिटेट करेंगे, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन हो, चाहे वो फ्लुएंसी हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टीचर को टीचिंग करते समय इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर। देख लेते हैं इसको। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर अर्थात
बच्चों को लैंग्वेज का जितना अधिक एक्सपोजर मिलेगा उतना ही अधिक बच्चे लैंग्वेज को एक्वायर करेंगे, लैंग्वेज का एक्विजिशन उतना ही अधिक होगा। इससे पहले वाले वीडियो में जिसमें मैंने आप लोगों को लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए एक्सपोजर का होना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ एक्सपोजर का अर्थ यह है कि टीचर जो एक्सपोजर बच्चों को दे रहा है, लैंग्वेज का एक्सपोजर दे रहा है, स्पीकिंग के माध्यम से एक्सपोजर दे रहा है, दूसरे तमाम मेथड्स अपना करके एक्सपोजर दे रहा है, वो वर्ड प्रोनाउंसिएशन से। तो जो कुछ भी टीचर एक्सपोजर दे रहा है, टीचर का एक्सपोजर करेक्ट वे में होना चाहिए, टीचर का एक्सपोजर मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर टीचर का एक्सपोजर मीनिंगफुल है, टीचर मीनिंगफुल वे में लैंग्वेज को प्रेजेंट करता है अपने स्टूडेंट्स के सामने, तो निश्चित तौर से बच्चे लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीखेंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए लैंग्वेज एक्सपोजर बहुत अधिक आवश्यक है। अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन अर्थात केवल टीचर ही एक्सपोजर देता रहेगा, केवल टीचर ही लैंग्वेज प्रेजेंट करता रहेगा, तब भी बच्चे लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर पाएंगे, लैंग्वेज का एक्विजिशन नहीं कर पाएंगे, लैंग्वेज की लर्निंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो जो भी लैंग्वेज लर्निंग की प्रक्रिया है उसमें बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन, अब ये एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का जो है ना, उसको ये लर्निंग बाय डूइंग इस प्रिंसिपल के अंतर्गत आएगा। अर्थात जितना बच्चा लेक्चर से सीखेगा उससे ज्यादा बच्चा स्वयं करके सीखेगा। अब यहां पर लैंग्वेज के मामले में यह बात आती है कि आखिर बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग कराया कैसे जाए। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका बच्चे को यूज करने के लिए क्लासरूम में दिया जा सकता है। बच्चों को रोल प्ले दिया जा सकता है, बच्चों को स्टोरी टेलिंग के लिए खड़ा किया जा सकता है, बच्चों को पोएम्स रिसाइट करने के लिए खड़ा किया जा सकता है। तो इस तरीके से बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा इन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। वन वे ट्रैक नहीं रहेगा, ये टू वे ट्रैक होगा। टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ विल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मल्टी सेंसरी ऑर्गन। मल्टी सेंसरी ऑर्गन अर्थात लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं वो 4 स्किल्स हैं, 4 स्किल्स हैं। चाहे कोई भी लैंग्वेज लर्निंग की जा रही हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज टीचिंग की जा रही हो, अब वो 4 स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लेकिन इसके साथ ही साथ और भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जिनके माध्यम से हम लैंग्वेज को एक्सपीरियंस करके और लैंग्वेज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लैंग्वेज टीचिंग के समय इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चों की जितनी भी सेंस ऑर्गन्स हैं उन सबका यूज टीचिंग में हो। बच्चे सुने भी, बच्चे बोले भी, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें एक्टिविटीज में, बच्चे अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करें, उनकी थिंकिंग पावर भी डेवलप हो। तो इस तरीके से ये जो प्रिंसिपल है हमारा वो हमें ये बताता है कि हम किसी एक वे को लेकर के न चलें, हम केवल एक ही सेंस ऑर्गन को डेवलप करने की तरफ ध्यान न दें। हमारा ध्यान होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के सारे सेंस ऑर्गन्स का जो है ना वो डेवलपमेंट हो, और इसी के तरीके से, इसी के अनुसार whatever activities are being planned in the classroom, they should be according to this principle. अब आ जाते हैं अगले प्रिंसिपल पर, और अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। अर्थात कोई भी आइटम बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को आइसोलेशन में ना पढ़ाया जाए। बच्चों को बिना किसी संदर्भ के अगर हम पढ़ाते हैं तो बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं। यहां पर हम जो कुछ भी पढ़ाएं उसका एक कॉन्टेक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, वो चीज किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में कही गई हो। ऐसे ही आइसोलेशन में अगर कोई बातें हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे उनको नहीं सीख पाएंगे। तो जो कुछ भी whatever material is being taught, it should be in the context, और there should be a context of the item being taught in the class. क्लास में जो कुछ भी आइटम पढ़ाया जा रहा है उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, उसे किसी संदर्भ से जोड़ा जाना चाहिए। संदर्भ से जोड़ करके कोई चीज पढ़ाई जाएगी तो बच्चों के लिए बहुत इजी होगी। और आइसोलेशन में इधर उधर से अगर कोई चीज पढ़ाई जाती है जिसका कहीं कोई संदर्भ नहीं है तो द चिल्ड्रन वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, बच्चे उसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस प्रिंसिपल का पालन करना, इस प्रिंसिपल को फॉलो करना टीचर के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अर्थात जब भी बच्चों को पढ़ाया जाए, खास तौर से भाषा जब भी पढ़ाई जाए, और भाषा ही नहीं बल्कि कोई भी विषय बच्चों को सिखाया जाए, तो वह सरल से जटिल की तरफ होना चाहिए, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ऐसा ना हो कि जो कठिन चीजें हैं उनको पहले समझाने का प्रयास किया जाए और सरल चीजें हैं वो बाद में दी जाए।
तो बहुत सिंपल सा ये प्रिंसिपल है कि बच्चों को ऐसी चीजें पहले सिखाई जाएं जो बहुत सरल हैं, जिनको वो आसानी से ग्रास्प कर सकते हो, आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो, आसानी से लर्न कर सकते हो, और उसके बाद में वो चीजें दी जाएं जो उसके बाद के स्तर की हैं, उसके बाद के स्टेज की हैं, जिनको कि अब वो बड़े आसानी से इजीली उनको समझ सकते हैं, इजीली उनको लर्न कर सकते हैं। और अगर हमने पहले जटिल चीजें दे दी, पहले हमने कॉम्प्लेक्स चीजें दे दी, बाद में सिंपल दी, तो कॉम्प्लेक्स चीजें उनके समझ में नहीं आएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है टीचिंग के लिए, पर्टिकुलरली टीचिंग ऑफ अ लैंग्वेज। अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नॉन टू अननोन, अर्थात बच्चों को वो चीजें पहले सिखाई जानी चाहिए जो बच्चों के परिवेश की हों, जो बच्चों के दिन प्रतिदिन की देखी हुई हों, जो बच्चों के आसपास मौजूद हों, जिनसे बच्चे पहले से परिचित हों, जो बच्चों को पहले से ज्ञात हों, और ज्ञात चीजों से फिर उनको धीरे धीरे वो अवधारणा दी जानी चाहिए जो उनके संज्ञान में, जो उनके आसपास, उनके परिवेश में नहीं है, जो उनके लिए अज्ञात है। तो ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए कि अपने आसपास के परिवेश को वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे उनके आसपास जो कुछ भी जैसा भी एटमॉस्फेयर हो। शहरी क्षेत्र का बच्चा है, शहरी क्षेत्र से परिचित होगा, शहरी क्षेत्र की चीजों से परिचित होगा, देहाती क्षेत्र का बच्चा है, देहाती क्षेत्र की चीजों से परिचित होगा। तो जो उनको ज्ञात है उससे उनको धीरे धीरे उस चीज की तरफ ले जाया जाए जो जिसका उनको ज्ञान प्राप्त करना, जो उनके लिए अज्ञात है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट, अर्थात बच्चों को पहले संपूर्ण का ज्ञान, पहले पूरी यूनिट, पहले पूरी इकाई का ज्ञान पहले दिया जाना चाहिए, पहले पूरी इकाई की बात की जानी चाहिए, उसके बाद में बच्चों को धीरे धीरे करके पार्ट की तरफ ले जाना चाहिए। जैसे कि हम बच्चे को कोई पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, बच्चे को कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को पहले हम वो स्टोरी बता दें, पहले वो पैराग्राफ बता दें, उसके बाद में हम उस पैराग्राफ से संबंधित, उस स्टोरी से संबंधित जो फैक्ट्स हैं उनके तरफ आए, और उसके बाद में उसमें आए हुए जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन पर हम बात करें। तो इस तरीके से होल से पार्ट का ये सिद्धांत बच्चों के साथ में लागू होता है। इस प्रिंसिपल को समझ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, अर्थात लैंग्वेज का उद्देश्य यही है कि बच्चे कम्युनिकेशन स्किल में एक्सपर्ट हों। लैंग्वेज का अर्थ ये नहीं है, लैंग्वेज टीचिंग का अर्थ ये नहीं है कि बच्चे रूल्स को मेमोराइज करें, थिंग्स को मेमोराइज करें, थिंग्स को याद रखें, कंठस्थ करें। तो इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन की स्किल को डेवलप करता है। बच्चे कम्युनिकेशन करने में सक्षम होने चाहिए, लैंग्वेज की क्लास में पर्टिकुलरली। और अगर वो अपनी बात को अगर वो परिस्थिति के अनुसार नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये लैंग्वेज लर्निंग में उनका फेलियर है, लैंग्वेज लर्निंग में उनकी सफलता है। हम उनको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाने की कोशिश करें, न कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कि वो चीजों को कंठस्थ करें, चीजों को लर्न करें, रूल्स को लर्न करें। तो जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बच्चों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड मटेरियल। खासतौर से बच्चों को जब वोकैबुलरी सिखाई जा रही हो, बच्चों को जब स्ट्रक्चर सिखाए जा रहे हो, बच्चों को जब सेंटेंस फ्रेमिंग सिखाई जा रही हो, बच्चों के साथ में जब टेंस पर कार्य किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वहां प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड मटेरियल ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अधिक उपयोगी होता है। बच्चों की पहले तो हम लेवल देखें कि बच्चे किस स्तर का समझ सकते हैं, और उस स्तर के अनुसार बच्चों के लिए सबसे पहले हम आइटम्स का सिलेक्शन करें। आइटम्स का सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। और जब हमने आइटम्स का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद उस आइटम्स को हम ग्रेड करें, अर्थात पहले ये आइटम सिखाया जाना चाहिए, उसके बाद में ये आइटम सिखाया जाना चाहिए, उसके बाद में ये आइटम सिखाया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमने बच्चों को अच्छी तरीके से हमने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस फ्रेमिंग हमने नहीं सिखा पाई है, और इससे हम पहले ही अगर ये कोशिश करें इंग्लिश की क्लास में, हम हायर क्लास की यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बच्चों को हम एक्टिव पैसिव सिखा लेंगे, बच्चों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखा लेंगे, तो इट्स इम्पॉसिबल। अगर बच्चा सेंटेंस फ्रेमिंग सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो वहां तक नहीं जा पाएगा, वहां तक नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से लोअर लेवल की क्लास में भी अगर बच्चा अल्फाबेट की रिकॉग्निशन नहीं कर पा रहा है, तो उस बच्चे से हम वर्ड रीडिंग, पैराग्राफ रीडिंग, सेंटेंस रीडिंग इनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे के लिए हम जो भी आइटम सिलेक्ट करें
उन आइटम्स को सिलेक्ट करें बच्चे के ग्रेड के अनुसार, बच्चे के लेवल के अनुसार, बच्चे का जो स्तर है उसके अनुसार, और इसके बाद में उनको हम एक ग्रेड के अनुसार चलाएं, ग्रेड्स के अनुसार उनको हम सिखाएं कि पहले कौन सा और उसके बाद में कौन सा। तो यही प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडिंग मटेरियल। जो मटेरियल है उसको एक ग्रेडिंग की जाए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, अर्थात एक क्लासरूम में सभी बच्चे एक लेवल के नहीं होंगे। निश्चित तौर से बच्चे अलग अलग लेवल के होंगे, बच्चे की अलग अलग जो इंडिविजुअल पहचान है, इंडिविजुअल मेंटल लेवल है, इंडिविजुअल फिजिकल लेवल है। कुछ बच्चे तो इस तरीके के होंगे जो मेंटली रिटार्डेड होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल प्रॉब्लम्स वाले होंगे, लेकिन उनको हम इंक्लूसिव टीचिंग जब देंगे तो बच्चों का जो उनका व्यक्तिगत स्तर है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अन्यथा होगा ये कि क्लास के कुछ ही बच्चे सीखेंगे, बाद बाकी बच्चे नहीं सीखेंगे। तो ये प्रिंसिपल जो है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर टीचर इसको ध्यान में रखता है तो जो ऐसे बच्चे हैं जो स्लो लर्नर हैं, ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, वो बच्चे लर्निंग की प्रक्रिया से बाहर नहीं होंगे अगर इस प्रिंसिपल को अपनाया जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग फैसिलिटेशन। मदर टंग फैसिलिटेशन अर्थात हम बच्चे को जिस लैंग्वेज को सिखा रहे हैं, और ये रूल लागू होता है जब हम L2 की टीचिंग कर रहे होते हैं, जब टीचर L2 की टीचिंग कर रहा होता है, वहां पर द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू यूज द लैंग्वेज ही इज टीचिंग। तो जो लैंग्वेज वो टीचिंग कर रहा है उसी लैंग्वेज को वो खुद यूज करे, और वट एवर डिफिकल्टीज अराइज फॉर द चिल्ड्रन, तो द टीचर शुड सॉल्व दोज डिफिकल्टीज इन दैट लैंग्वेज। अर्थात टीचर जिस भाषा को पढ़ा रहा है उसको बच्चों को आने वाली समस्याओं का समाधान भी उसी भाषा में करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि बच्चे L2 को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं जितना कि उन्हें उनकी L1 यानी जो उनकी मदर टंग है उसमें उनको थोड़ी सी हेल्प दे दी जाए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग क्लासिफिकेशन का अर्थ यह है कि ऐसी जटिल कॉन्सेप्ट जिनको कि L2 में बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो टीचर को यह चाहिए कि वहां पर L1 अर्थात बच्चे की मदर टंग में उसको समझाने का प्रयास करे ताकि बच्चा उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सके। तो मदर टंग की हेल्प लेना ये गलत नहीं है, बल्कि L2 को L1 के माध्यम से ही पढ़ना ही गलत है। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। तो यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है, एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वोकैबुलरी दो प्रकार की होती है। एक वोकैबुलरी होती है एक्टिव वोकैबुलरी, एक वोकैबुलरी होती है पैसिव वोकैबुलरी। अर्थात एक वो शब्दकोश होता है जो एक्टिव होता है, जो हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है, और एक पैसिव होता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। अर्थात जब भी हम कोई स्पीकिंग करेंगे तो स्पीकिंग करने में हम जिस वोकैबुलरी का यूज करते हैं वो एक्टिव वोकैबुलरी होती है। जितना ज्यादा हमारे पास, जितना ज्यादा भंडार, जितना ज्यादा बड़ा स्टोर होगा हमारे पास एक्टिव वोकैबुलरी का, उतने ही अच्छे हम स्पीकर होंगे, उतने ही अच्छे हम जो है कम्युनिकेटर होंगे। और जितना अधिक अच्छा हमारे पास वोकैबुलरी का, पैसिव वोकैबुलरी का भंडार होगा, उतना ही अच्छे हम रीडर होंगे। अर्थात active vocabulary is used when the students speak in the class, when they use speaking language, और जो passive vocabulary है वो उस समय काम आती है उनके when something is spoken to them, जब उनके सामने कुछ बोला जाता है तो passive vocabulary उनकी हेल्प करती है। when they read anything, passive vocabulary helps them, तो पढ़ने में passive vocabulary हेल्प करती है। कोई बोल रहा है उसको सुनकर के समझने में पैसिव वोकैबुलरी हेल्प करती है। जब हम स्वयं बोलते हैं तो एक्टिव वोकैबुलरी हेल्प करती है। तो यहाँ पर अगर हम बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से एक्टिव वोकैबुलरी उसके पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चा एक अच्छा रीडर बने जाकर के, बच्चा एक अच्छा लिसनर बने जाकर के, तो उसके पास जो है वो पैसिव वोकैबुलरी का भी भंडार होना चाहिए। तो लैंग्वेज टीचिंग में इनका दोनों का बैलेंस बना करके चलना बहुत आवश्यक है। अन्यथा क्या होता है, अन्यथा ये होता है कि बच्चा क्लास में आगे बढ़ता चला जाता है, पर्टिकुलरली इन द मैटर ऑफ L2 के मैटर ये होता है, और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है L2 में। यहाँ पर हम L2 से मतलब अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आवश्यक है एक्टिव वोकैबुलरी का। अब ये प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन, ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि कोई भी चीज बच्चों को जब सिखाई जाती है तो बच्चे उसको एक बार में नहीं सीख सकते हैं,
उसकी एक बार सिखाने के बाद टीचर्स को बार बार उनकी प्रैक्टिस करानी चाहिए और जिस रूल को या जिस स्ट्रक्चर को उन्होंने सिखाया है उस स्ट्रक्चर का उन्हें बहुत अधिक अभ्यास कराया जाना चाहिए, उनकी बार बार रेपिटेशन कराई जानी चाहिए। अगर वो स्पीकिंग पढ़ा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए बच्चों से बहुत अधिक स्पीकिंग कराई जाए, स्पीकिंग उनको ड्रिल कराई जाए। बच्चों को अगर कोई स्ट्रक्चर सिखाया है तो उस स्ट्रक्चर पर सेम पैटर्न के सेंटेंस बच्चों से फ्रेम करने के लिए, बच्चों से बनाने के लिए कहे जाने चाहिए। तो ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि कोई भी चीज एक बार में नहीं सीखी जा सकती है, उसको सीखने के लिए अगेन एंड अगेन वी विल हैव टू प्रैक्टिस विद इट एंड वी विल हैव टू रिपीट ऑल द रूल्स, ऑल द लॉज अगेन एंड अगेन। अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। यहां पर जब भी बच्चा कोई भी कार्य करे जो आज हमने सिखाया है उसी तरीके के स्ट्रक्चर्स या उसी तरीके का आइटम जो हमने सिखाया है उस पर बच्चे से हम बहुत सारा फीडबैक ले सकते हैं, बच्चे से हम बहुत सारा उसी तरीके का कार्य करा सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, जो कुछ पढ़ाया है उसको इतना हम सशक्त करा दें, इतना मजबूत करा दें कि उसको बच्चा कभी ना भूले। अगला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन अर्थात भले ही हम लैंग्वेज की टीचिंग कर रहे हैं, भले ही बच्चों को हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज को हम अदर सब्जेक्ट्स के साथ में रिलेट करके पढ़ाएं। लैंग्वेज पढ़ाते समय हम उन्हें साइंस के चैप्टर्स, साइंस के सब्जेक्ट्स के से रिलेटेड मटेरियल उसमें दिया हो, ताकि हम साइंटिफिक वोकैबुलरी रिलेटेड टू साइंस हम उनको सिखा सकें। हिस्ट्री की वोकैबुलरी, ज्योग्राफी की, तो जब भी करिकुलम तैयार किया जाता है तो उसमें इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है कि भले ही हम लैंग्वेज की टीचिंग कर रहे हैं, बट दैट लैंग्वेज शुड बी कोरिलेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स ऑफ द नीड ऑफ द चाइल्ड और द रियल लाइफ यूज ऑफ द चाइल्ड। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन है वो हमें ये बताता है कि हम लैंग्वेज को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में रिलेट करके पढ़ाएं। इस प्रिंसिपल को देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड एरर करेक्शन। टीचर पढ़ाता चला जा रहा है, बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं ये उसकी जानकारी में नहीं है, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि बच्चों का फीडबैक लिया जाए। बच्चों से ये पूछा जाए कि किसी चीज को, किसी आइटम को या किसी चैप्टर को टीचर ने जो पढ़ाया है उन्होंने कितना समझा। इसके लिए ये आवश्यक है कि ड्यूरिंग द टीचिंग द टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस टू नो हाउ मच द स्टूडेंट्स हैव गॉट इट। ये जानने के लिए कि बच्चों ने कितना उसको सीखा है, बच्चे टीचर को बीच बीच में क्वेश्चंस करते रहना चाहिए। दूसरा एरर करेक्शन। कुछ चीजें इस प्रकार की हैं, कुछ आइटम्स इस प्रकार के हैं कि जिनकी एरर को, जिनके अंदर आने वाली मिस्टेक्स को, जिनके अंदर आने वाली गलतियों को देन एंड देयर अगर नहीं सुधारा गया तो फिर वो गलतियां लगातार बनी रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल द मिस्टेक्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। बच्चा जिस समय प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक करता है, अगर टीचर वहीं पर टोक करके उसका करेक्शन नहीं करता है तो वो प्रोनाउंसिएशन की गलती बच्चे के साथ हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो जो एरर करेक्शन है और जो फीडबैक है, ये इसका जो प्रिंसिपल है वो बच्चों के लर्निंग में, बच्चों के अधिगम में, बच्चों के सीखने में बहुत अधिक हेल्पफुल होगा। अब ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लुएंसी बिफोर एक्यूरेसी लैंग्वेज टीचिंग में बहुत अधिक हेल्पफुल होता है। बच्चों को एक्यूरेसी बाद में सिखाई जानी चाहिए, फ्लुएंसी पहले सिखाई जानी चाहिए। लेकिन जो L2 की टीचिंग है उसमें होता प्रायः इसका उल्टा है। उल्टा ये होता है कि थ्रू रूल्स बच्चों को एक्यूरेट सेंटेंस फ्रेमिंग, एक्यूरेट सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना, ये बच्चों को इतने अच्छे तरीके से सिखाया जाता है कि बच्चे एक्यूरेसी के ऊपर बहुत अधिक ध्यान, अपना पूरा फोकस एक्यूरेसी पर देते हैं और फ्लुएंसी का जो उनका मैटर है वो बहुत पीछे छूट जाता है। परिणाम ये होता है जाकर के कि L2 में उनको रूल्स मालूम होते हैं, वो L2 में बहुत अधिक अंक ला सकते हैं, क्लासरूम में जो एग्जाम है उनमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जिस लैंग्वेज को वो लर्न कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज को सीख रहे हैं, उसमें दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इवन देमसेल्व्स, दे आर नॉट एबल टू गिव देयर ओन इंट्रोडक्शन। कारण क्या है कि कारण यही है कि वहां फ्लुएंसी पर पहले स्ट्रेस देने के बजाय पहले एक्यूरेसी पर दिया गया। लेकिन होना चाहिए ये कि पहले फ्लुएंसी और उसके बाद में एक्यूरेसी। अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर। बच्चे भाषा सीखते समय या बच्चों को जब भाषा सिखाई जाए तो उसका जो क्रम हो, उसका जो ऑर्डर हो वो नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल ऑर्डर अर्थात बच्चे उसमें से जो सिंपल चीजें हैं उनको पहले सीखेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं तो बच्चे सिंपल स्ट्रक्चर्स को पहले सीखेंगे, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स को बाद में सीखेंगे। तो बच्चों का जो नेचुरल ऑर्डर है, खासतौर से अगर हम वोकैबुलरी सिखा रहे हैं तो जो हमें
आसपास के परिवेश की चीजें दिखाई दे रही हैं, उनकी वोकैबुलरी हम बच्चों को पहले सिखाते हैं और उसके बाद में उन चीजों की सिखाते हैं जो बच्चों ने अभी देखी ही नहीं है, तो ज्यादा इजीली वे में बच्चे उसको समझ पाएंगे, बजाय इसके कि जो चीजें बच्चों ने अभी देखी ही नहीं है, जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं है, जाना नहीं है, उनकी वोकैबुलरी हम बच्चों को पहले सिखाएं। तो उसका एक नेचुरल ऑर्डर होना चाहिए लैंग्वेज टीचिंग का, और नेचुरल ऑर्डर उसका ये है कि जो बच्चों के परिवेश में है वो उनको पहले सिखाया जाए, जो बच्चों के लिए इजी है वो पहले सिखाया जाए, जो स्ट्रक्चर्स पहले आने चाहिए वो पहले सिखाए जाएं। उदाहरण के लिए अगर हमने बच्चे को सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं और अगर हमने बच्चे को इज एम आर का प्रयोग नहीं सिखाया, अगर हमने बच्चे को ए एन का प्रयोग नहीं सिखाया, इससे पहले ही हम सीधे ही बच्चों को लेकर के टेंस की जानकारी में पहुंच गए जाकर के, तो वहां पर बच्चे उसको अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि नेचुरल ऑर्डर उसका यही है कि बच्चे को जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस फ्रेमिंग है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर पहले सिखाया जाए। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन हमें यह सिखाता है कि लैंग्वेज डेवलप्स थ्रू इंटरेक्शन, लैंग्वेज डेवलप्स थ्रू कम्युनिकेशन, लैंग्वेज रूल्स को रटने से नहीं डेवलप होती है। तो अगर लैंग्वेज लर्निंग हमें करानी है तो हमें प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। द स्टूडेंट शुड इंटरेक्ट टू वन अनदर इन द क्लास, बच्चे आपस में एक दूसरे से जो लैंग्वेज वो सीख रहे हैं, यहाँ लैंग्वेज का अर्थ यहाँ पर L2 से है, L2 का से यहाँ पर अर्थ है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज से। तो बच्चों को आपस में इंटरेक्शन कराया जाना चाहिए। टीचर्स शुड इंटरेक्ट विद द चिल्ड्रन इन L2 नॉट इन L1। बच्चों की मदर टंग में बात करने के बजाय टीचर बच्चों से उस लैंग्वेज में बात करे जो लैंग्वेज उनको सिखा रहा है। यहाँ पर हमारी बात अंग्रेजी लैंग्वेज की हो रही है, तो जितना अधिक इंटरेक्शन होगा उतना ही अधिक फर्म लर्निंग होगी। जहां तक लैंग्वेज लर्निंग का प्रश्न है, तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। जो कुछ भी लर्निंग कराई जाए दैट शुड बी मीनिंगफुल, मीनिंगफुल अर्थात उसको इस तरीके से तैयार किया जाए दैट द चिल्ड्रन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली, बच्चे उसको बड़े आसानी से समझ सकें। मीनिंगलेस चीजों को बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए ऐसी चीजें बच्चों को समझाई जाए जो बच्चों के परिवेश की हों, ऐसी चीजें बच्चों को समझाई जाए जो मीनिंगफुल हों, ऐसी चीजें बच्चों को समझाई जाए जिनको बच्चे आसानी से ग्रास्प कर सकते हैं, आसानी से उनको लर्न कर सकते हैं, आसानी से उनको सीख सकते हैं। यह है हमारा लास्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। अर्थात इवैल्यूएशन बहुत आवश्यक है। हम बच्चों को पढ़ाते चले जाएं, उनका इवैल्यूएशन न करें तो हम ये नहीं समझ पाएंगे, टीचर्स ये नहीं समझ पाएंगे कि बच्चे सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। अब इवैल्यूएशन के लिए बहुत इस तरह से इवैल्यूएशन होता है, कई उसके इस तरह, कई उसके तरीके हैं, वेरियस वेज हैं। कुछ इवैल्यूएशन इस तरीके के हैं जो देन एंड देयर होने चाहिए, उसी समय होने चाहिए। अभी हमने टॉपिक पढ़ाया और अभी हमें इवैल्यूएशन करना है, तो इसके लिए बहुत अच्छा होता है बच्चों से क्विज करा ली जाए, बच्चों के बीच में बच्चों से छोटे छोटे क्वेश्चंस बच्चों से फ्रेम करवाए जाएं, बच्चों से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएं, बिगिनिंग में फैक्चुअल क्वेश्चंस अधिक पूछे जाएं। ऐसा हो सकता है या हो रहा है कि टर्म एग्जाम्स कराए जाते हैं, टर्म एग्जाम्स भी इवैल्यूएशन के लिए होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, एनुअल एग्जाम्स होते हैं, ये एग्जाम्स तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बच्चे को जिस आइटम को जिस समय पढ़ाया जाए, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वो शब्द है CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मींस पढ़ाई के साथ साथ ही इवैल्यूएशन जारी रहे, कंटिन्यू रहे। उसके लिए हम आज जो आइटम पढ़ाया है 3 महीने और 6 महीने का वेट न करें, आज जो चीज पढ़ाई है उसका इवैल्यूएशन आज ही कर लिया जाए। तो ये लैंग्वेज टीचिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। प्रायः इस चीज की तरफ ध्यान कम दिया जाता है, बच्चों को केवल उनका सिलेबस कवर करने की तरफ ध्यान दिया जाता है, इसकी तरफ ध्यान कम दिया जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। तो अब हम यहाँ पर आज हमने अपने इस एक लंबे से चैप्टर को, लंबे से टॉपिक को अपने सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए ये तैयार किया। मैं समझता हूं कि आज ये जो सेकंड चैप्टर मैंने दिया है, ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा। इसको आप बार बार देखिएगा मेरे इस चैनल को, तो बने रहिएगा मेरे साथ इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड मेरे यूट्यूब चैनल पर, और इसको शेयर करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। कहीं कोई समस्या आती है तो मैंने इसके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसको अधिक से अधिक ज्वाइन करिएगा। मैं इसके साथ में लिंक दे दूंगा, वहां पर अपनी समस्याएं डालिएगा। मैं निश्चित तौर से आपकी समस्याओं के जवाब, उनके सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगा। इसको और बेटर वे में किस तरीके से मैं आपको प्रेजेंट कर सकूं, किस तरीके से आपको दे सकूं, अपनी राय हमें दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा चैनल देखने के लिए।